शुरू करते हैं फिर से। एक मिनट हवाई जहाज मोड लगा दूं। देखो, तो सबसे पहले अपन लोग कहाँ सीखे? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, है ना। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हम लोग व्युत्पन्न करेंगे, मतलब डिराइव करेंगे। क्या चीज? समाकलित वेग समीकरण, ठीक है ना। कैसा होता है, कैसा दिखता है बताऊंगा। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर में आता है। प्रथम कोटि पर भी कभी कभी आ जाता है, कभी कभी शून्य कोटि पर भी आता है, ठीक है ना। शून्य कोटि पर कम आता है, प्रथम कोटि पर अधिकतर समय क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। और बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यहीं से क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में बनेंगे, ठीक है भाई। चलो, हमारे पास मान लो, अच्छा आप लोगों ने एक चीज और पढ़ रखा होगा, डिफरेंशियल रेट लॉ। अगर मान लो कोई रिएक्शन है ए और ए से बना रहा है क्या? बी, ठीक है ना। तो आप इसके लिए क्या लिख सकते हो? अवकलित, अवकलित, अवकलित वेग समीकरण या वेग नियम। इसी को हम लोग समीकरण भी कह लेते हैं प्यार से ना। कहने में क्या जा रहा है, कहने को तो मैं भी एक दिन कटना क्या आपको कुछ और कह दिया था, वही ना। देखो, तो डी आर लिखूंगा, ध्यान रखना, आर, आर फॉर रेट, याद है। डी मतलब होता है डिफरेंस, छोटा सा है, अवकलन में लगाते हैं डी। अच्छा किसके? तो टाइम के साथ तो होगा कि नहीं होगा? अपॉन डी टी। ये अवकलित वेग नियम है। क्या है? अगर डी के, अच्छा ताक्षणिक बोलते हैं, ताक्षणिक, ये वही चीज है, अवकलित वेग समीकरण। तो अवकलित वेग नियम लिखो इसके लिए। तो क्या लिखोगे तुम लोग? वेग इसके लिए डी ए अपॉन डी टी। ये तो लिखते हैं, ये हो गया। ऐसे लिखते हैं। अगर शून्य कोटि की है, इसका मतलब एक्स का मान कितना आएगा? 0। तो हम इसे क्या बोलते हैं? ताक्षणिक वेग नियम। अवकलित वेग नियम मैंने इसमें लिख दिया है। अब बढ़ते हैं आगे। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया की खास बात क्या है बताता हूं, देखो ध्यान से। माइनस इधर लिख लो, और यहां पर मैं लिख रहा हूं डी आर अपॉन डी टी, है ना। और इधर मैं क्या लिखूंगा? के, क्या लिखूंगा भाई? और यहां पर ए की पावर क्या लिखूंगा? एक्स। अब एक्स मान लो कोटि हो गई अभिक्रिया की, है ना। हमें अपने एन लिख रहे हैं, एन। अगर मैं यहां पर शून्य कोटि की, एन बराबर क्या है? अभिक्रिया की कोटि। क्या है ये है अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। देखो ध्यान से, अगर शून्य कोटि की बात हो रही है, देखो ना, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए लिख रहा है मैंने, एन का मान 0 कर दूंगा। क्या कर दूंगा? जैसे ही मैं एन का मान 0 करूंगा, तो जो डी आर अपॉन डी टी है, यानी अभिक्रिया का वेग है, वो बताओ के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ए यहां पर क्या था? ए यहां पर है अभिकर्मक ए की सांद्रता। क्या है? अभिकर्मक की सांद्रता, या लिख दे रहा हूं मैं, अभिकर्मक की भाई सब सांद्रता, ठीक है ना, है नहीं। तो तुमने जैसे यहां पर 0 रखा होगा, चलो मैं रख के दिखा देता हूं फिर भी, वरना तुम बर्बाद हो जाओगे, है ना। अब हम जैसे ही डी आर अपॉन डी टी माइनस डी आर अपॉन डी टी चलेंगे लिख करके, यहाँ खाली के बचेगा, है ना। यानी अभिक्रिया का वेग शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, देखो सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करता। सांद्रता पर निर्भर क्या? इसमें क्या सांद्रता बचा? अब तुम सांद्रता कितना ही घटा बढ़ा लो, अगर अभिक्रिया शून्य कोटि की है तो वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछा था 1 नंबर का, कि बताइए शून्य कोटि की अभिक्रिया में यदि सांद्रता प्रारंभ से जितनी प्रारंभ में थी, अगर 3 गुना कर दें तो वेग पर क्या फर्क पड़ेगा? कहना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क? क्योंकि सांद्रता चाहे 3 गुना करो चाहे 4 गुना करो, अभिक्रिया का वेग डिपेंड ही नहीं करता, निर्भर ही नहीं करता किस पे? शून्य कोटि का अभिक्रिया के लिए। वो बोलेगा पहले शून्य कोटि, तभी बोलना कि नहीं करता निर्भर। अगर सांद्रता पर परिवर्तन देखना है तो कोटि नहीं बताया तो, ठीक है ना। कोटि 0 हो गया तो नहीं करता डिपेंड, है ना। ये यहां से अच्छी बात निकल के आई है। तो हमने क्या देखा कि शून्य कोटि की क्या हुआ है? अच्छा नीचे आ गया, देखो तो इसे कॉपी करो, ठीक है ना, फटाफट से। माइनस डी आर अपॉन डी टी। अच्छा माइनस का पता नहीं क्यों है? हाँ, माइनस का इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि वो किसके लिए? अभिकर्मक के लिए, ठीक है ना।
तो यहाँ पर ए की जगह पे ना आप लोग रिएक्टेंट कह सकते हो, अभिकर्मक की सांद्रता को मैंने वो लिख दिया है, ठीक है ना। हाँ, तो अब हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे वापस फटाफट से। छाप लिया होगा तुमने ऊपर, तो नहीं कुछ भी नहीं लिखा, चलो छापो, ऊपर लिखो ना, छापो, मैं इधर लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ देखो इधर, अतः, तुमको दिख रहा है लाली, नहीं दिख रहा, अब दिख रहा होगा। शून्य कोटि की, ये कोटि है भाई, कोटि की अभिक्रिया अभिकर्मक की सांद्रता, अभिकर्मक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। डज नॉट डिपेंड द रेट ऑफ रिएक्शन ऑन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर तुमसे कभी कोई पूछे कि बताओ शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सी होती है, तो तुम ऐसे भी कह सकते हो शून्य कोटि की वह अभिक्रिया होती है जिसकी वेग अभिकर्मक की सांद्रता से स्वतंत्र रहता है, ठीक है ना, सिंपल सी। तो आप ऐसे भी कह सकते हो, यहां पर मैं वो भी लिख दे रहा हूं कि वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकर्मक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आया तुमको बात? छाप लो फटाफट से इतना सारा, ठीक, 2 रुपए का चीज लिख दिया मैंने यहाँ पे। ये चीजें आपको आज पढ़ा दिया और तुम आज ही याद रखोगे शाम तक, कल पूछेगा तो भूल जाओगे, है ना। ये चीज ना होनी चाहिए बाबा। देखो रोजाना पढ़ते रहो, या रोजाना इंस्टेंटेनियस स्टडी करा करो, तात्क्षणिक स्टडी हर दिन। कोई पूछे फोन करके हेलो क्या कर रहे हो, कहना पढ़ रहा हूं, अपना फोन काट देगा, ठीक है ना। कि हमने तो तन्हा उम्र है गुजारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। ऐसे ऐसी बातें करके पढ़ते रहा करो, है ना, मजा आता है। इतना है सबको, आ जाओ समाकलित वेग समीकरण को व्युत्पन्न करेंगे। आप फटाफट देखो, तुमको इंटीग्रेशन सिखाया था ना, कोई समस्या नहीं, इधर आ जाओ। अब मैं यह रिएक्शन फिर से लिखूंगा, ए से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में अपन लोग, अपन इसे अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोडक्ट को, यार उत्पाद बोलते हैं, तेरी माइला, उत्पाद। हाँ उत्पाद हो गया। मान लो भाई रिएक्शन होगी ना होगी, अभी मान लो t बराबर 0 पर, t बराबर 0 सेकेंड, इसका मतलब अभी अभिक्रिया स्टार्ट, इसकी जितनी सांद्रता शुरू में थी उतनी ही है। मान लो R0, क्या R0 इसकी प्रारंभिक सांद्रता है, ये तो कुछ बना ही नहीं होगा, सारा यही होगा। मान लो कुछ समय बीता, T1 था, ये T2 टाइम बीता, है ना, टाइम बीता तो T सेकेंड हो गया। इसकी सांद्रता घटी होगी ना, इसकी सांद्रता मान लो T R0 से R हो गया, R0 से R हो गया। अब यहां पर हम लिख देते हैं कि R0 क्या है। R0 है अभिकर्मक की प्रारंभिक सांद्रता। क्या है? अभिकर्मक की प्रारंभिक सांद्रता, की प्रारंभिक, वो हिंदी आती ना सबको, लिख लेना, प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है कि नहीं। और R0 क्या है, सॉरी R0 तो हो गया। R0 का मतलब होता है टाइम, T समय व्यतीत होने के पश्चात, मैं बाद भी बोल सकता था लेकिन पश्चात बोलूंगा, अच्छा लग रहा है ना।
पश्चात अभिकर्मक की सांद्रता, अभिकर्मक की सांद्रता। आप अंतिम सांद्रता भी कह सकते हो, लेकिन मैं अंतिम इसलिए नहीं कह रहा हूं ना, कभी कभी टाइम टी पर बोल देता है कि नहीं, सांद्रता होगा टाइम टी बीतने के बाद। समझ आया तुमको? सबको तो दिख ही रहा होगा, है ना भाई? चल आज अब हम इसके लिए क्या लिखें? वेग। क्या लिखें? वेग। तो माइनस डी आर अपॉन कौन था? डी टी इज इक्वल टू के लिखा था मैंने अभी, याद है तुमको? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। हाँ ये लिखा था ना। हाँ कुछ गड़बड़ कर देखा, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। अब ये जो सांद्रता है, देखो ध्यान से, आर ही तो है, रिएक्टेंट है, सही बात। अब इसको मैं यहां से ये लगा दूं, आर रिएक्टेंट की सांद्रता ले आया, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो टी को उधर भेज दे, माइनस डी आर इज इक्वल टू के और डी टी, है कि नहीं? इस माइनस को उधर भेज देते हैं। चलो साहब, हैं चलेगा यार, सच में चलेगा? तुमको इधर सोचो भगाना है? अरे यार चलो ना इधर, अबे जाके दिखाया ना उधर तो जाके दिखाना था हमको, और का देखो चलाइए उधर जाता है ये। अब भाई सुनो, अब समाकलन करना है। क्या करना है? दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, भाई समाकलन करने का मतलब सांप लगाना। क्या लगाना? सांप लगाना। चलो सप्पा लगा देते हैं ना, इधर डी आर हो गया, इधर माइनस बाहर कर देंगे, के बाहर कर देंगे और डी टी लगा देंगे, ठीक है भाई? सांप लगा दिए दोनों तरफ, दिक्कत तो नहीं भाई। के यहाँ पर स्थिरांक है ना, इसीलिए हमने उसे बाहर कर दिया है, समझ में आया? अब यहां पर हम लोग लिमिट लेते हैं, तो ये सांद्रता है, सांद्रता की लिमिट क्या लेंगे? आर नॉट से आर लेंगे, आर नॉट से आर लेंगे, समझ में आ गया? अब देखो यहां पर आर के सापेक्ष हो रहा है, किसके हो रहा है? हम तुमको समझाए थे कि अगर हमें इंटीग्रेशन करना है dx का, यहां पर कुछ नहीं तो एक है, कुछ नहीं तो, और एक का इंटीग्रेशन x होता है। क्या होता है? जो यहां पर होता है वही होता है सापेक्ष में, ठीक है ना? यहां देखो सापेक्ष में आर है ना, और यहाँ कुछ नहीं है, तो आर वो आएगा, आर ही आएगा, नहीं आएगा? अच्छा अब लिमिट यहाँ तो आपने लिया किसका? सांद्रता का। प्रारंभिक माइनस प्रारंभ यहाँ से हुआ था और कहाँ तक गया था? अंत तक गया था, टाइम टी तक गया था, नहीं गया था? यहाँ पर टाइम भाई जीरो से स्टार्ट हुआ होगा, टाइम जीरो से स्टार्ट हुआ होगा कि नहीं होगा, और टाइम टी तक गया होगा, है कि नहीं? तुमको याद तो है, अभी ना ऊपर लिखे थे। ठीक। अब हम तुम्हें कल सिखाए थे इंटीग्रेशन में कि यहाँ पर हम आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आर के सापेक्ष हो रहा है, क्योंकि हमने सिखाया था एक्स के सापेक्ष होगा तो एक्स लिखेंगे, तो यहाँ पर आर लिखेंगे। हम इसकी लिमिट लगाएंगे, क्या लगाएंगे? यहाँ पर आर नॉट और यहाँ पर आर, ठीक है ना? अच्छा अब देखो इक्वल टू माइनस के, अब यहाँ पर एक है और टी के सापेक्ष हो रहा है तो टी आएगा। क्या आएगा? तो टी की सांद्रता क्या, टी की लिमिट जीरो से, अब लिमिट पुट कर देंगे। क्या कर देंगे? और हमने आपसे कहा था क्योंकि यहाँ पर देखो ये कैसा है, यहाँ पर क्योंकि ये निश्चित समाकलन है, क्या है? तो सी नहीं लगाएंगे, सी यहाँ पर कांस्टेंट होता है वो, ठीक है ना? हमने यहाँ पर लिमिट ही रख दिया है डायरेक्ट, ठीक है? अब इसमें देखो अपर लिमिट माइनस क्या करते हैं? माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आर माइनस आर, अपर कौन है? अंतिम सांद्रता, और ये कौन है? प्रारंभिक सांद्रता, है कि नहीं? इक्वल टू, अच्छा अपर लिमिट माइनस अपर ये आर है, माइनस लोअर ये है ना, कर दिया। देखो मैंने आर के स्थान पे मैंने ये रख दिया माइनस के, यहाँ पर टी माइनस जीरो कर सकता हूँ। आई होप यहाँ तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आर माइनस आर नॉट इक्वल टू माइनस के टी, दिक्कत तो नहीं?
मेरे को दिक्कत आया? हमें अंतिम सांद्रता निकालनी, कौन सी निकालनी है? मतलब समय टी पर क्या सांद्रता बचा होगा रिएक्शन में रिएक्टेंट का, तो उसको हम उधर भेज देंगे, है ना। तो आर की सांद्रता ये टाइम टी पर है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, जब प्लस में होगा ना, तो आर नॉट माइनस के टी, ये क्या है? सांद्रता है। क्या है ये? सांद्रता है। बर्बाद हो गया तेरी। अरे यार, मतलब कि क्या पढ़ाएगा रे तू डिजिटल बोर्ड पे, बताओ यार। के टी, ठीक है ना। बोर्ड नहीं समझ रहा, तो ये समाकलित वेग समीकरण ड्राइव कर दिया है मैंने शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है लोंडो। हाँ, अभी मत कहना पढ़ाया नहीं मैंने। वो का छाप लो, यही तो है, कहा देख रहे हो? तो नीचे करना पड़ेगा, ठीक है भाई। चलो, ये तुम्हारा ऐसे था, ये कॉपी करो फटाफट से यहाँ से। समाकलित वेग समीकरण सिंपल सा है फॉर्मूला, R इज इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी, ठीक है ना। टी टाइम, के क्या है? वेग स्थिरांक, और आर नॉट क्या है? प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है ना। कॉपी करो, फिर आगे बात करेंगे इसके बारे में और भी। देखो आ जाओ, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? समाकलित वेग समीकरण, ठीक है ना। समाकलित वेग समीकरण, ठीक है ना। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ये हो गया ना। अच्छा, अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, अगर हम समय, किसका? समय और सांद्रता के मध्य ग्राफ खींचें, तो ग्राफ कैसे खींचेंगे? आपको थोड़ा ग्राफ का ज्ञान होना चाहिए, है ना। कभी कभी आ जाता है पेपर में कि सांद्रता और समय के मध्य शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए आलेख निम्न में से कौन सा सही है? निम्न में से कौन सा? तो अपन ग्राफ को हम देखे होंगे, तो ऑप्शन में अगर 4 ग्राफ देगा भी तो हम पहचान लेंगे ना कि ये ग्राफ जो है शून्य कोटि के लिए है। तो हम तुम्हें ग्राफ बता रहे हैं, एनसीईआरटी में है ग्राफ, तो पेपर में आ सकता है। अब हम देखो ध्यान से, यहाँ पर कुछ बता रहे हैं भाई। ये चाचा क्या चल रहा है? हमारी जिंदगी ऐसी हो गई है, करते कुछ है हो कुछ जाता है। तो आर, और ये हमारे पास आर नॉट माइनस के टी, अगर हम यहाँ पर सांद्रता ले लें और यहाँ पर समय ले लें टी, इस अक्ष पर, ये एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष हो गया, तो मैं तुलना करूंगा तो y इज इक्वल टू, देखो इधर एम एक्स हो गया भाई, टी है ना, टी एक्स पे हो गया, और यहाँ पर क्या आएगा? ऐसे पढ़ा हो तुमने 11वीं क्लास में, एम एक्स प्लस सी ग्राफ आता है, इंटरसेप्ट फॉर्म कहता है इसको, अंतःखंड रूप, नहीं पढ़ा? 10वां रेखा चैप्टर में, रेखा चैप्टर आता है ना, लाइंस एंड, है ना, लाइंस आता है, रेखाएं 10वीं क्लास में आता है, 10वां चैप्टर आता है। तो ये वहां पर पढ़ते हो तो इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं इसको। क्योंकि हमको मैथ का भी ज्ञान है तो हमको पागल नहीं बना सकते हैं कि नहीं है कि नहीं, ये खास बात है। और मैं, क्योंकि हमको सारा पता है तो हम ये भी बोल देंगे कि यहाँ पर इस जगह पर है, ठीक है ना। तो आ जाओ, अब अगर ऐसा होता है, अगर यहाँ प्लस, सुनो, अगर यहाँ प्लस होता, ये हमारा दो, ये हमारा है क्या? एक्स एक्सिस, और ये हमारा क्या है? वाई एक्सिस। अगर ये प्लस होता, अगर ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता, तो ग्राफ जो इसका होता है ना, वो ग्राफ कैसा होता है? भूल गया हमको, नहीं है? देखो ऐसा होता है, बर्बाद कर दिए यार। हाँ सॉरी, याद आ गया। हम कहे यार हम बर्बाद कैसे हो सकते हैं, बताओ, अभी तुमको याद ही था। हाँ, कहाँ हो गया? चलो ठीक, कोई बात नहीं। साला करते कुछ है, हो कुछ जाता है, जिंदगी ऐसी चल रही है। अब मिटा इसको ना, मिट हो गया, बताओ यार, मतलब चलो, यहाँ पे बिंदु होता है कोई, और यहां से ग्राफ ऐसे चलता है, समझ में आया? अगर हम यहां से लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर एंगल बनेगा, इसे हम एम कहते हैं, और ये एम इक्वल टू होता है टेन थीटा, क्या होता है? और ये एम आता है इक्वेशन से, कहां से आता है? और जो ये वाला साइन होता है इसे सी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ये इंटरसेप्ट, इसी को बोलते हैं अंतःखंड, ठीक है ना, सी।
ग्राफ ऐसे बनता है, अगर प्लस में है यहां पर तो, और अगर ये माइनस में हो गया, अगर ये मिटा दें, चलो छाप लिया, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बताने के लिए कि मिटा दो है। देखो अब अगर y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी हो जाता है तो हमेशा ध्यान रखना, आगे भी काम आएगा फिजिक्स में। तो भाई साहब ग्राफ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए। अंदर ये हमारे पास क्या हो गया, देखो इधर एक्स एक्सिस हो गया, इधर हमारे पास वाई एक्सिस हो गया। अगर ये इंटरसेप्ट नेगेटिव में है तो इसका मतलब होता है कि किसी फिक्स पॉइंट से नीचे की तरफ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, और फिर ये वाला जो पॉइंट होता है इधर वाला, यहां जगह नहीं ना था, वरना मैं इसको इधर करता ऐसे करके, चलो इधर ही कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं माइनस सी, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है ना। देखो ये एक्स है ना, एक्सिस कौन है, एक्स के साथ में एम, तो यहां जो ग्राफ बनेगा यहां पे ना, ये एम बराबर माइनस एम इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है ना। स्लोप बोलते हैं उसको, स्लोप प्रवणता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रवणता बोलते हैं भाई ना। तो कोई भूलना नहीं, बता रहे पहले ही ना, कायदीन बक्कल तार देंगे, ठीक। एम बराबर माइनस टेन थीटा या फिर टेन थीटा इक्वल टू माइनस एम, ठीक है भाई। देखो अगर तुम इसकी तुलना करोगे इधर से, देखो भाई यहाँ पर k है, यहाँ पर t है, तो t के साथ, t कहाँ पर है, x एक्सिस पर, तो t के साथ जो है वो k है ना, और ये हमारे पास कौन है, ये हमारे पास c हो जाएगा। तो फिक्स हमारा यहाँ पर होगा प्रारंभिक सांद्रता, और ग्राफ हमारी ऐसे जाएगी, क्या जाएगी, तो यहाँ पर जो m इक्वल टू होगा माइनस k, क्या होगा। कभी कभी हमको स्लोप पूछ लेता है इसी इक्वेशन से, क्या पूछ लेता है, स्लोप। स्लोप मतलब ये प्रवणता पूछ लेगा, ठीक है ना। तो बताओ, और ये वाला जो मान होगा, ये होगा तुम्हारा आर नॉट, क्या होगा, अरे यहाँ पर सी लेते हैं ना, तो सी कौन है, आर नॉट है, समझ में आया सबको, नहीं आया है ना। ये ग्राफ बनता है, कॉपी कर लो और क्या, खत्म कहानी, पियो पानी, है ना। इधर हमने ग्राफ ध्यान रखना है इसका। अच्छा अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए तुमसे कभी कभी ना ये भी पूछ लेता है कि बताओ वेग और किसमें, रेट कांस्टेंट में, वेग और स्थिरांक में और वेग में ग्राफ बताओ। ये ना तुम्हें कहीं साफ ना रफ में छाप लेना कहीं इधर इसी में, इसे कि तुम कभी कल को भूल जाओगे कहाँ से आया, ठीक है ना। तो भैया ऐसा ग्राफ होता है, ध्यान रखना। उससे हमने कंपेयर किया इधर, अभी एक ग्राफ और अभी बनवाऊंगा तुमको। अब इसमें एक ग्राफ देखो तुमको और देखने को मिलेगा, कौन सा पता है, ये अरे हाथ लग गया, देखो ये तुम्हारा हो गया वाई एक्स हो गया, ये तुम्हारा कौन हो गया, एक्स एक्स हो गया, कौन हो गया, एक्स एक्स। देखो ध्यान से, ये तुम्हारा एक्स एक्स पे है, तो हम इस एक्स पे क्या लेंगे, हम लेंगे वेग स्थिरांक, क्या लेंगे, वेग स्थिरांक, ठीक है ना, ये ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ हम लोग ले लेंगे वेग, क्या ले लेंगे। तो बताओ शून्य कोटि की अभिक्रिया में वेग कांस्टेंट नहीं था, फिक्स के ऊपर है ना। तो हम अच्छा सॉरी, अरे गलत कर दिया, वेग स्थिरांक नहीं लेंगे, हम बर्बाद हो चुके ना, तो कह रहा हूँ यहाँ लेते हैं सांद्रता, क्या लेते हैं, सांद्रता पे तो वेग डिपेंड ही नहीं करता, क्या करता है, नहीं करता। तो जब इसके लिए हम लोग ग्राफ खींचेंगे ना, तो डायरेक्ट सीधा खींचेंगे ऐसे। इस ग्राफ का मतलब क्या है, अगर कोई पूछे ग्राफ से क्या समझते हो, चिल्लाकर बोल देना किस, देखो सांद्रता बढ़ती जा रही है, सांद्रता, लेकिन देखो वेग उतना ही है। कोई पूछे यहां पर सांद्रता कितनी है, इस सांद्रता पर वेग कितनी है, तो इतनी है, इस सांद्रता पर वेग कितनी है, तो भी इतनी है। भाई वेग यहां पर तो मिलेगा, यहां सांद्रता कम होगी, यहां पर अधिक होगी। कम सांद्रता पर देखो वेग कितना है, इतना ही है, अधिक पर कितना है, उतना ही है। हाँ, इस ग्राफ से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए सांद्रता और वेग नियम में या वेग में क्या संबंध है ना, अपन ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है ना। ग्राफ बराबर से छापो, फिर आगे बढ़ते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती है, कभी कभी हमसे एग्जाम में पूछ लेता है शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ बताऊंगा, एक आध एग्जाम्पल लिख दूंगा, ठीक है ना, तुम समझ जाओगे कि हाँ ऐसा होता है। देखा है पहली बार साइकिल पे काला बीजार, मैंने कभी नहीं देखा, एक बार। कैलाशपति नाथ की जय, बता कौन है कैलाशपति नाथ, कौन है,
वाह वाह भोलेनाथ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और वो कौन है? भोले बाबा गली में घूमते रहते हैं हर दिन, डर भी लगता है उससे हमको कभी कभी। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण लिखो हेडिंग। छप गया? छप गया, ठीक है, देखो आ गया। एक ने पूछा छपरी, ओ सॉरी छाप लिया कि तुम क्या बोलते रहते हो? मैं कहता हूँ छाप लिया छपरी की भाषा है ना। वो छापते तो हैं, लिखते थोड़ा ना, लिखते विद्वान हैं, लिखते तो सब छपरी हो, तुम छापते रहते हो। ये फीमेल छपरी, ये मेल छपरी। हमारे स्कूल में भी छपरी बहुत सारे हैं। देखो लिखो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए उदाहरण। शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण, उदाहरण रण मतलब समझ रहे हो ना। देखो सबसे पहला आता है फोटोकेमिकल रिएक्शन, और क्या बोलते हैं उसको? प्रकाशीय वियोजन। पहले क्या आता है? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया जितना भी है, मतलब जो भी अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, सब शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो प्रकाशीय अभिक्रिया, वियोजन मत करना, वियोजन भी होता है वैसे। प्रकाशीय यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन, अपन इसे बोलेंगे अंग्रेजी में फोटो केमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। देखो इसमें कौन रहेगा? H2 प्लस Cl2, देख रहे हो? अब H2 हमारे आसपास है कि नहीं है? गैस होती है हाइड्रोजन, कुछ गैस से Cl2 भी होती है आसपास, हल्की हल्की होती है, उतनी नहीं होती लेकिन फिर भी थोड़े बहुत तो कहेंगे मिल जाता है। अब H2 और Cl2 अगर अभिक्रिया कर जाए तो HCl बनता है, और HCl क्या होता है? अम्ल। तो हम तो फिर जलते रहते हैं ना, अम्ल बनता रहता है, हमारे ऊपर नुकसान होती रहती है। अब यहाँ पर H2 भी और O2 भी है। अब इनके बीच कुछ कुछ होना है, लेकिन कुछ कुछ हो नहीं पा रहा है, क्योंकि इनके बीच में जो बंद है पहले से Cl2 के बीच में Cl है ना, ये तो Cl बंद बनता है तो Cl2 होता है ना ये। अब जब तक इनका बंद ये टूटेगा तो कहीं और जाकर मिलेगा नहीं, तो इसको तोड़ने के लिए ऊपर से प्रकाश के रूप में ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? हाँ, तो H म्यू ये होती है उस प्रकाश की ऊर्जा। म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है ना, जो लाइट की आती है, आवृत्ति बोलते हैं हिंदी में, और H है प्लांक स्थिरांक, ठीक है ना। तो ये प्रकाश की ऊर्जा पड़ेगी तब क्या बनेगा? क्या करूँ हाय, हाँ ये गाना तभी बजेगा जब ये प्रकाश आएगा। कुछ कुछ होता है, ठीक है भाई, ठीक है लौंडो, चलो छाप लिया इसको, चलो अच्छा ये तो हो गया। अच्छा और देखो एक उसमें एक एग्जांपल उसमें और है, बड़ा मस्त एग्जांपल आता है ना, कभी कभी हम लोग देख लेते हैं कि एक आता है वो वाला AgCl। कौन सा आता है? AgCl। ये काम करता है तोड़ने का, तो भी लाइट पड़ेगी ना उसके ऊपर, लाइट पड़ गया तो लाइट पड़ गया तो Ag अलग हो जाता है ठोस अवस्था में, Cl2 गैस अलग हो जाएगा, ठीक है ना। दो लगा देंगे तो संतुलित हो जाएगा, इधर लो दो लग गया। अब प्रकाश की तीव्रता जितनी तेज होगी वेग उतना ही फास्ट होगा। तो ऐसा कहा गया है कि अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है किसके? आई के। आई क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तीव्रता। जितना तीव्र होगा प्रकाश, तुम देखते हो ना, तो तुम सर्दी में बैठते हो धूप में, मजा आता है, उस समय उस लाइट की इंटेंसिटी कम होती है। उतने ही धूप में 10 बजे सुबह के तुम बैठ जाओ, गर्मी के मौसम में जून के महीने में बैठ जाओगे, लगता है ना? क्यों? उस समय उसमें ज्यादा एनर्जी है, इंटेंसिटी हाई है लाइट की। क्या है? लाइट की इंटेंसिटी। तो आई मतलब इंटेंसिटी, इसको बोलते हैं तीव्रता। क्या बोलते हैं? क्या करूँ हाय, तीव्रता ज्यादा है तो उनके बीच में हो जाता है, ठीक है ना। समझ में आया सबको? हाँ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर क्या करता है? डिपेंड करता है। देखो समानुपाती है ना, जितना ज्यादा इंटेंसिटी लाइट की होगी उतना ही अभिक्रिया का वेग ज्यादा होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए, अब आता है डिकम्पोजिशन। देखो धातु की सतह पे गैसों का वियोजन, अगला ये कौन था? पहले प्रकाशीय वियोजन। अब आता है दूसरा, धातु की सतह पर गैसों का
गैसीय अणुओं का वियोजन, अणुओं का वियोजन, लिख दो हेडिंग। वियोजन का मतलब टूटना। डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। देखो तो इसका मैं पहला जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं वो ये है, सोने की सतह, सोने की सतह पर, सोने की सतह पर HI का वियोजन, HI का वियोजन, इसका एग्जांपल है, ध्यान रखना। ये हमें हर दिन पढ़ना पड़ता है ताकि हमें याद रहे, हमारे दिमाग में चलती रही चीजें। समझ में आया? तुम हर दिन नहीं पढ़ते, हर दिन पढ़ा करो। क्लास में मास्टर को जवाब तुम दोगे, फिर क्वेश्चन जब पूछेगा तुमसे, वो जब भी पढ़ाएगा ना चैप्टर, तो क्वेश्चन पूछेगा, गलत बताएगा तो उसको दे देकर वही, समझ रहा है ना, मुंह बंद कर दे कर देगा। देखो HI हो गया, हाँ या मतलब छपरी, पता नहीं कैसे भर्ती हो जाते हैं सरकारी में, समझ आता है मेरे को, कंडा चल के आते हैं। आरक्षण, आरक्षण है ना, आरक्षण रिजर्वेशन के बेस पे आते हैं। गलत है तो तर्क के साथ बताना गलत क्यों है, बताओ। वाली बुक थी केमिस्ट्री की, ओल्ड वाली 5 साल की, NCERT की, वो लड़की को दिया मैंने, दिखाएगा मास्टर को, ये बुक नहीं होगी, पुरानी बुक है ये, खुद तो पुराना इतना है, पढ़ा रहा है मेथड से, तू भी नया बन के ना, नए तरीके से पढ़ा, मॉडर्न जमाने में पढ़ा, डिजिटल बोर्ड पे। वो कह रहा बुक वाली बुक नहीं थी अभी पिछले की, वो जो हमारे पास होती थी पहले, जो तुम पे पहले 11वीं में, क्यों कह रहा वो चलेगी नहीं, पुराना है तुम्हारे स्कूल केमिस्ट्री वाला ही। हाँ, फिर मैंने उसको नया दिया बुक, फिर मैंने उसको नया बुक दिया आज, जो नई वाली आई है 23-24 की आई है। हाँ उसने लड़की पढ़ती ना भैया। अच्छा, लड़की से क्वेश्चन पूछा 4-5 झड़ सब बता दिया इसने स्टोइकोमेट्री का, फिर कहाँ पर दिख रहा वहाँ, कह रहा ठीक है, उसको मैं पहले पढ़ा दिया सब कुछ। देखो HI कौन होता है, गैस होता है, क्या होता है, और जब ये ना AU क्या है, सोना है, अगर HI को तुम कराओगे ऐसे ही रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन धातु की सतह, ये कौन है, ये काम करेगा उत्प्रेरक का, तो अभिक्रिया होगी, तो H2 गैस बनेगा, उस में क्या बनेगा, I2 गैस बनता है, क्या बनता है, I2 गैस बनता है, ठीक है ना, ये धातु की सतह पे होता है इसका रिएक्शन। ठीक, कर लो कॉपी बराबर से। अमोनिया का वियोजन, मोलिब्डेनम धातु का नाम है, उसकी सतह पे होता है, A बोल दो उसको, B कहां पर, ये सोने की सतह पर HI का वियोजन। अमोनिया, अमोनिया अणु का MO कौन होता है, मोलिब्डेनम, 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 मोलिब्डेनम सतह पर वियोजन, सतह पर वियोजन है कि नहीं। अब सुनो देखो, अब ये जो अमोनिया NH3 गैस होता है, जल्दी टूटता नहीं है N2H2 में, ये गैस रूप में रहता है, इसको वियोजित होने के लिए क्या करना पड़ता है, मोलिब्डेनम नाम का धातु आता है, उसकी सतह पे इसको तोड़ते हैं रख करके, ठीक है ना, हम नहीं तोड़ते हथौड़े से, रिएक्शन होता है उनका, ठीक है ना, तो फिर होता है इसमें, तो N2 गैस बनता है, साथ में क्या बनता है, H2 गैस, क्या बनता है, H2 गैस। अब उसको बैलेंस करने पर 2 लगाना पड़ेगा, तो 3 करना पड़ेगा, है ना, ठीक है कि नहीं। तो ये हमारा क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के तमाम उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं, आपके समक्ष रख दिए हैं। आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको प्रत्येक दिन अपने प्रातः काल और शाम काल में और अपराह्न में इसका पुनर्विचार करें, इस पे इसको समझें, इसको अपने बुद्धि के अंदर क्या करें, मध्यस्थ करें, है ना, अध्यारोपण करें, दिमाग में घुसाएं, ठीक है ना, और हर दिन पढ़ते रहें, और लिखित रूप से अपनी जो उत्तर पुस्तिका है ना तुम्हारे पास, जो हाँ उत्तर पुस्तिका बोलते हैं उसको ना, तुम लिखते रहो कॉपी पे, लिख के, ठीक है ना, छापा करो। हाँ, 1-8 घंटे में से यार मान लो 10 मिनट चला ली फोन, आधी घंटा देख लिया पतली कमर या आय हाय वाला रील, ठीक है ना, थोड़ा बहुत रील देख लिया करो, है ना, तुम दिन रील करते रहते हो, स्क्रॉल, है ना,
इतना मत देखा घर पे, बिगड़ जाएगा। आजकल लौंडे आते हैं रील पे, मैंने देखा है, मतलब गाली देते हैं बड़े बड़े। हाँ, गद्दारी कर बे, गद्दारी कर बे। ये यार बड़ी चल रही है आजकल, गद्दारी कर बे बड़ी चल रही है। लौंडा यार बताओ, हो गया? ठीक है भाई, आज हमारी क्लास खत्म होगी भाई। हाँ क्या बोला? लड़कों को देखा मैंने, लड़के जैसा मेकअप करवाते हैं, इतने सुंदर सुंदर। हाँ, छपरी वाले रील छपरी को सुंदर लगते हैं, बताओ। सुनो मैं बता रहा हूँ, शून्य कोटि की अभिक्रिया में इसका अर्धायु बचा। क्या बचा? अर्धायु है ना। कल करेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। थैंक यू, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, राम राम।